सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 11वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है? देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, और इसके सुझाव या गुण पूछे जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम कि एनसीएफ क्या है, उसने क्या सुझाव दिए, और या फिर उसकी क्या विशेषताएं हैं, या फिर उसके क्या गुण हैं। सेम बात है, वही चीज़ें हम विशेषताओं में लिख सकते हैं, सुझाव में, गुण में लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कशन की एनसीएफ होता क्या है। भारत सरकार समय समय पर एनसीएफ लेकर आती है। एनसीएफ क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें यह लिखा होता है कि हमारे देश में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उनमें कौन किस तरह के टॉपिक रहेंगे, वे कैसे पढ़ाए जाएंगे। तो स्कूलों में सिलेबस कैसा रहेगा, विद्यालयों में सिलेबस क्या रहेगा, उसके निर्धारण के लिए जो दस्तावेज सरकार द्वारा तैयार किया जाता है या किसी समिति द्वारा तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होती है, उसकी रूपरेखा। अब समय समय पर भारत सरकार एनसीएफ बनाती है। 1976 में एनसीएफ बना था शायद पहला। समय समय पर बनाती रहती है। अब तक लगभग टोटल 5 एनसीएफ तो बनी गई हैं, जितने 5 तो मेरे याद ही हैं कि 5 एनसीएफ तो बन गए हैं टोटल। समय समय पर भारत सरकार एनसीएफ तैयार करती है। एनसीएफ में क्या लिखा होता है कि हमारे देश में विद्यालय स्तर पर सिलेबस कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, अलग अलग कक्षाओं में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उन सब्जेक्ट में किस किस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और वे टॉपिक भी किस तरह से पढ़ाए जाएंगे, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब इसमें वर्णन होता है। डायरेक्ट बस लिस्ट नहीं होती इसमें सब्जेक्ट की कि फर्स्ट क्लास में ये नहीं। इसमें क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म के रूप में लिखा होता है कि हिंदी, शुरुआत हिंदी बच्चों की हम ऐसे करेंगे, सेकेंडरी लेवल पर हिंदी को हम इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से पूरा वर्णनात्मक रूप में होता है ये। एनसीएफ 2005 ही क्यों हम पढ़ रहे हैं? अब तक का जो लेटेस्ट एनसीएफ था वो 2005 था। यही हर स्कूलों में, हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस में पढ़ाया जाता है एनसीएफ 2005। लेकिन अब मोदी सरकार ने 2023 में नया एनसीएफ बना दिया है लेटेस्ट, जो शिक्षा नीति 2020 के आधार पर है। तो थोड़े टाइम बाद जब सिलेबस चेंज हो जाएगा हमारा, तो हम एनसीएफ 2023 पढ़ने लगेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2023 स्कूलों में लागू हो जाएगा। अभी तक 2005 ही लगा हुआ है, और इसी के आधार पर हमारे विद्यालयों में करिकुलम, पाठ्यचर्या, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। चलो अब एनसीएफ के सुझाव की बात कर लेते हैं हम, कि जो एनसीएफ 2005 में आया था उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, अलग अलग विषयों को हम कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। तो लगभग 10-12 पॉइंट देखेंगे हम, जो आपके पेपर में याद रह जाते हैं, वे लिख देना आप। सबसे पहला तो है, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान व जीवन के मध्य की दूरी को कम करना है। अर्थात बच्चों के विद्यालय जीवन को दुनिया से जोड़ना चाहिए हमें। एनसीएफ ने यह कहा है ज्ञान को समाज से जोड़कर पढ़ाओ, ये बात कहा है। ज्ञान को समाज से जोड़कर बच्चों को प्रदान करो। जैसा सामाजिक माहौल है उनका, उस माहौल के अकॉर्डिंग क्लास में एक्टिविटी वगैरह करके समाज से जोड़कर बच्चों को ज्ञान प्रदान कीजिए। बच्चों को, इसका मतलब ये क्लासरूम से बाहर भी ले जा सकते हैं हम, टूर वगैरह में बच्चों को लेकर जाते हैं, ये वही बात है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की रटने की प्रणाली को समाप्त करना चाहिए हमें। रटने पर इसने बल नहीं दिया, इसने कहा कि रटना बंद कीजिए। ऐसी शिक्षण विधि का इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाओ, बच्चे रटे ना, खुद करके सीखे। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को हमें प्रेरित करना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का सर्वांगीण विकास हमें करना है। अनुभवजन्य अधिगम को हमें बढ़ावा देना है। अनुभवजन्य अधिगम मतलब बच्चे खुद काम करके, सक्रिय रहकर अपने अनुभवों का निर्माण करें और खुद करके सीखें। अर्थात बच्चे अलग अलग अनुभवों को खुद बनाए और उससे सीखें। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 अभिभावकों को सख्त निर्देश देता है कि छोटी उम्र में बच्चों से निपुणता की आकांक्षा करना गलत है। मतलब माता पिता सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है, इतने नंबर लेकर आएगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा। तो एनसीएफ ने साफ कहा है कि कम उम्र में बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें रखना गलत है, उन पर दबाव पड़ता है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 में, ये तो बात हो गई शायद, हाँ, एनसीएफ के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता व कौशल होते हैं।
तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। हमें हर विद्यार्थी को अपने कौशल व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, क्लासरूम में, स्कूलों में। ये शिक्षकों के लिए निर्देश है ये। इससे छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। एनसीएफ ने क्या कहा है कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा जो उनके जीवन में काम आए, उनके जीवन से जुड़ी हुई हो, ऐसी शिक्षा बच्चों को दो जिसे लेकर बच्चे नौकरी कर सके, अपने समाज में अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। एनसीएफ में करके सीखने पर बल दिया गया है कि बच्चे खुद करके सीखें, न कि लेक्चर मेथड के द्वारा ज्ञान प्रदान करो। बिना भार अधिगम होना चाहिए। इसका मतलब ये है किताबों के बोझ से हमें बच्चों को नहीं लादना चाहिए। अगर ज़्यादा किताब बच्चों की अगर वजन ज़्यादा है किताबों का, इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली असफल है। नेक्स्ट है, मूल्यों को उपदेश देकर न सिखाया जाए बल्कि वातावरण के साथ संबंधित करके सिखाया जाए। मतलब मूल्यप्रक शिक्षा की बात करते हैं ये, कि बच्चों को मूल्य सिखाए जाने चाहिए। विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए हमें, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। छात्रों को सक्रिय रखकर, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि विद्यालय में गतिविधियों का आयोजन कराकर बच्चों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उन गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस वजह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए, मतलब लर्निंग प्रोसेस बच्चों की मदर टंग में होनी चाहिए। और टीचर को भी बच्चे की मातृभाषा का यूज करना चाहिए अलग अलग परिस्थितियों में। अंतःक्रिया वाली पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। ऐसी पाठ्य पुस्तकें जिसमें खाली स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, आओ आओ बूझो तो जाने, एक डायग्राम बॉक्स बना देते हैं टेक्स्ट बुक में, किसी भी चैप्टर के लास्ट में बूझो तो जाने, उसमें अलग अलग तरह के कुछ फोटो वगैरह बने होते हैं, ग्राफ वगैरह कुछ बने होते हैं, ऐसी चीज़ें तो जिसके साथ बच्चे इंटरेक्शन कर सके, जिन क्वेश्चन को पढ़कर बच्चे वहीं पे आंसर दे सके, ऐसी पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। सजा और दंड वाली भावना को सीमित रखना चाहिए। ज़्यादा किसी को पुनर्बलन भी नहीं देना चाहिए, इनाम भी नहीं देना चाहिए। हर बार कोई सही उत्तर दे रहा है, इनाम दे रहे हैं, और डांटना भी नहीं चाहिए हमें। छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। और शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सीसीई प्रणाली को फॉलो करना चाहिए। सीसीई का मतलब है बच्चों के वर्ष भर, पूरे साल भर मूल्यांकन करते रहना है हमें। अब देखो, ये इसके कुछ 18 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 18 में से आप कोई भी 10-12 पेपर में लिख देना, और अगर गुण पूछा जाए तो यही बातें लिख देना, इसके ये गुण होते हैं। एनसीएफ करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ विद्यालय की गतिविधियों में माता पिता को जोड़ने पर बल देता है, ये चीज़ें। और उद्देश्य और विशेषताएं तो ये सारी हो ही जाएंगी कि एनसीएफ ने ये कहा कि विद्यालय गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ना है, वो सब उद्देश्य और उसकी विशेषताएं तो हो ही जाएंगी। तो ये था हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 समझे क्या होता है? जनरली तो एनसीएफ हम इस वजह से बनाते हैं, स्कूल का करिकुलम डिसाइड करते हैं हम, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होते लिखे हुए खाली कि ये सब्जेक्ट होंगे इस अलग अलग स्कूल लेवल में। इसमें सब कुछ होता है। पढ़ना एनसीएफ आपका बना हुआ है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, इसमें सब कुछ होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लेवल पर पढ़ाए जाएंगे, कैसे पढ़ाए जाएंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या कमियां और क्या सुधार कर सकते हैं, सब कुछ होता है एनसीएफ पे। तो आई बात समझ में? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से बीएड की अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।